हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर योर कोचिंग क्लासेस। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, जो कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंसिस्ट किया था, रिक्वेस्ट किया था कि सर थोड़ा सा ये टॉपिक के बारे में हम लोग को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आपके लैंग्वेज में। तो मैंने बोला ठीक है, एक वीडियो शूट कर ही लेते हैं इसके ऊपर। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग की अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए कि मिस्टर ए करके एक बंदा है जिसने एक कंपनी नया स्टार्ट किया है। ओके, उस कंपनी का सपोज कीजिए नाम है कि XYZ लिमिटेड। ओके, अगर XYZ लिमिटेड को अगर अपने शेयर्स मार्केट में बेचने हैं, पब्लिक को अगर ऑफर करना है, सो बट ऑब्वियसली कंपनी का पहला फंडामेंटल देखा जाएगा, कंपनी कितने सालों से है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, राइट ना। लेकिन ये कंपनी तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो कोई इस कंपनी का शेयर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, राइट ना। आप कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे बेटा? आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ जिस कंपनी के बारे में आपने सोचा है, कभी देखा है, उसका नाम आपने कहीं पे देखा रहेगा, उसका प्रोडक्ट आपने यूज किया रहेगा, आप उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हो, राइट ना। लेकिन जो भी न्यूली स्टैब्लिश कंपनी है तो उसके शेयर्स कोई नहीं खरीदता, राइट। प्रोवाइडेड अगर उनका कुछ अच्छा बैकग्राउंड रहेगा तो खरीद सकते हैं नया कंपनी का शेयर। लेकिन जो भी आज कंपनियां फ्रेश जो न्यू एंटर करती है मार्केट में, तो उनके शेयर्स उनको सेल करने के लिए किसी को तो अपॉइंट करना पड़ता है, राइट। सपोज करो कि मिस्टर ए ने जो XYZ लिमिटेड स्टार्ट किया, तो उस कंपनी के शेयर्स कोई खरीद नहीं रहा था। तो उसने क्या किया है, उसको पता है कि मिस्टर ए को पता है कि मेरे ऊपर किसी पब्लिक का ट्रस्ट नहीं है, लेकिन उसको इतना जानकारी था कि हाँ, किसी बैंक को अगर मैं बोलूंगा मेरे शेयर्स बेचने के लिए तो कोई भी खरीद लेगा, क्योंकि पब्लिक को बैंक के ऊपर ट्रस्ट है। कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 20 सालों से है, उसके ऊपर ट्रस्ट है, राइट ना। कोई इश्यूइंग हाउस वगैरह होगा, उसके ऊपर ट्रस्ट है, कोई एजेंट है, उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो ऐसा न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी क्या करता है, हमेशा ऐसे लोगों का सहारा लेता है, उनकी मदद लेता है। और वो मिस्टर ए क्या करेगा, उसके जो भी शेयर्स रहेंगे, लेट सपोज करो कि 10,000 शेयर्स उसको पब्लिक को बेचने हैं, राइट। तो वो क्या करेगा कि एक बैंक को अपॉइंट करेगा। से फॉर एग्जांपल एक बैंक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो एक बैंक को अपॉइंट किया कि बैंक को बताया कि बैंक मुझे मेरे शेयर्स बेचने हैं मार्केट में, लेकिन मुझसे कोई खरीद नहीं रहा है, तो आप क्या करो, मेरे शेयर्स आप बेचो पब्लिक को, राइट ना। तो बैंक एग्री करती है, ठीक है हम लोग बेचेंगे क्योंकि पब्लिक का हम लोग के ऊपर ट्रस्ट है, राइट। तो हम लोग से शेयर्स खरीद लेंगे। ओके, सो बैंक क्या करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ XYZ लिमिटेड, जो कि ए मिस्टर ए का कंपनी है, तो XYZ लिमिटेड के बिहाफ में बैंक क्या करेगा, शेयर्स पब्लिक को बेचेगा थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, राइट ना। तो बैंक क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करेगा और वो सब वो लोग प्रोसेस आगे का कर लेंगे। ओके, सो XYZ लिमिटेड ने क्या किया है, बैंक के थ्रू उसके शेयर्स और डिबेंचर जो भी कुछ रहेगा पब्लिक को सेल किया है। सो जो XYZ लिमिटेड ने जो 10,000 शेयर्स बैंक को बेचने के लिए दिए ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अंडरराइट करना। क्या करना, उसको बोलते हैं अंडरराइट करना। ओके, और ये जो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स क्या है, ऑब्वियसली बैंक क्या करेगा, पब्लिक को सारे के सारे शेयर्स या डिबेंचर बेच देगा, राइट। और पब्लिक खरीद भी लेगी क्योंकि पब्लिक का बैंक के ऊपर ट्रस्ट है। इसीलिए तो आप भी अपना अकाउंट बैंक में खुलाते हो, इतने इतने लाखों रुपए आप बैंकों में रखते हो, क्यों? आपका बैंक के ऊपर ट्रस्ट है, राइट ना। तो यही सारा कॉन्सेप्ट होता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, ओके, और डिबेंचर्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो आपके दिल में ख्याल आया रहेगा कि सर ये बैंक के फ्री में काम करेगा? नहीं बेटा, बैंक क्या करेगा, इसका कमीशन चार्ज करेगा। ऑब्वियसली बैंक उस कंपनी को बोलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके शेयर्स जो है हम लोग पब्लिक को इशू करें, सेल करें ऑन योर बिहाफ, राइट ना। उनके बिहाफ में हम लोग क्या करें, शेयर्स को सेल कर रहे हैं। सो बैंक ऑब्वियसली जो शेयर्स उनको अंडरराइट किए थे उसके ऊपर एक कमीशन चार्ज करेगा, उसी को बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। ओके, सो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको सिंप्लीफाई करके बताया कि एग्जैक्टली इन बोलते ना इन शॉर्ट वर्ड्स कि उसका मीनिंग क्या होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। सो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का मतलब होता है सेल ऑफ शेयर्स। सेल ऑफ शेयर्स, बेसिकली हम लोग यहाँ पे शेयर से सेल कर रहे हैं और कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सेल ऑफ शेयर्स थ्रू द अंडरराइटर्स, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, थ्रू द अंडरराइटर्स, मतलब कि जिस बैंक को उस कंपनी ने अपॉइंट किया था ना, जो कि XYZ लिमिटेड कंपनी था, उस कंपनी ने क्या किया, एक बैंक को अपॉइंट किया था शेयर्स को बेचने के लिए, तो बैंक को बोलते हैं अंडरराइटर। जरूरी नहीं कि बैंक होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई एजेंट का फर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इस अंडरराइटर में कौन कौन काउंट होगा, एजेंट्स हो सकते हैं, बैंक हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर पूरा अगर मीनिंग को हम लोग सम अप करेंगे तो ये 3 बॉक्सेस में आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने जो कुछ शेयर्स है जो उसे बेचने हैं, राइट, जो कुछ भी उनके शेयर्स है, शेयर्स
वो उसने किसको हैंड ओवर किया है? अंडर राइटर्स, राइट। अंडर राइटर्स को क्या किया? हैंड ओवर किया है, ताकि अंडर राइटर क्या कर सके, वो शेयर्स किसको बेचेंगे, किसको सेल करेंगे? पब्लिक को। किसको सेल करेंगे? पब्लिक को, राइट। सो सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, अपने कुछ शेयर्स जो उनको बेचने हैं अंडर राइटर के यहाँ पे दे देंगे, वो लोग ट्रांसफर कर देंगे, और अंडर राइटर क्या करेंगे, वो शेयर्स पब्लिक को सेल आउट करेंगे। इसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। ओके, सो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें टेक्निकलिटीज, इसका फॉर्मेट वगैरह क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो देखते हैं कि अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में के कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सब अच्छे से कर पाए। सो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट यह है, यहाँ पे अंडर राइटर हम लोग किसको बोलते हैं, कि जैसे मैंने आपको मीनिंग में समझाया था कि जिस किसी को भी आप शेयर्स बेचने के लिए दे रहे हो, राइट। सो कंपनी के बिहाफ में जो भी शेयर्स बेचेगा, सेल करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर राइटर्स। द पर्सन टू whom the shares are allotted for sale, जिसको आपने शेयर्स दिए हैं बेचने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर राइटर। अच्छा, अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? द शेयर्स which allotted to underwriters, राइट। जो भी कंपनी अपने शेयर्स अंडर राइटर को अलॉट करती है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, उस अंडर राइट का उस ट्रांसफर को ही हम लोग बोलते हैं अंडर राइटिंग। ओके, उसके बाद इसमें होता है 3 टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, सॉरी 2 टाइप के, मार्क एप्लीकेशंस और अनमार्क एप्लीकेशन। ऑब्वियसली कि अगर XYZ लिमिटेड कंपनी ने अगर अपने शेयर्स किसी बैंक को दिया है सेल करने के लिए, ऑब्वियसली सो बैंक क्या करेगा, एज एन अंडर राइटर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर खुद का स्टैम्प मार के वो क्या करेगा, पब्लिक को देगा, राइट। तो जिस भी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अगर अंडर राइटर का स्टैम्प है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन हैज स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर। जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर अंडरराइटर का स्टैम्प है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। तो मुझे बताइए कि जो एप्लीकेशन के ऊपर अंडरराइटर का स्टैम्प नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्वियसली unmarked applications, unmarked applications, the application does not contain the stamp of underwriter। जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर अंडरराइटर का स्टैम्प नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं अनमार्क एप्लीकेशंस। ओके, और लास्ट एक चीज है जो आपको मुझे बताना है कि कभी कभी अंडरराइटर बोलता है, जैसे कि बैंक को मैंने शेयर्स दिए थे, 10,000 शेयर्स दिए थे बेचने के लिए। ओके, तो बैंक क्या बोलता है कि सर, मतलब कि कंपनी को बोला उन्होंने कि जो 10,000 शेयर्स आप बेचने के लिए दे रहे हो, उसमें से 2,000 शेयर्स हमें खुद के लिए भी चाहिए फॉर सेल्फ पर्पस। ओके, सो अगर अंडरराइटर कंपनी के शेयर्स अगर खुद के लिए ले रहा है, फॉर सेल्फ परचेस अगर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग, शेयर्स टेकन अप बाय द अंडरराइटर। अगर कंपनी के कुछ शेयर्स, सिलेक्टेड शेयर्स अगर अंडरराइटर खुद अगर खरीदी कर रहा है, परचेस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्म अंडरराइटिंग। तो ये 3 कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि ये तीनों भी कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मेट में लिखने वाले हैं, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन एंड फर्म अंडरराइटिंग। ओके, तो इसका जो फॉर्मेट है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि आपने अभी जाना है कि फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है, मार्क एप्लीकेशंस क्या होता है, अनमार्क एप्लीकेशंस क्या होता है, अंडर राइटर्स किसको बोलते हैं, अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है। तो वैसे और 2 कॉन्सेप्ट है जो आपको सब में बहुत ही पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर्स, और दूसरा एक चीज बोलता है फाइंड आउट द नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर्स। ओके, तो सर पहले ये बताइए कि ग्रॉस लायबिलिटी होता क्या है। तो ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब ऐसे होता है कि जितने भी शेयर्स मैंने अंडर राइटर को अलॉट किए थे, तो वो शेयर्स उनको अभी पब्लिक को सेल करना है, तो वो उनका हो जाता है ग्रॉस लायबिलिटी। सपोज कीजिए कि मैंने 3 अंडरराइटर को अपॉइंट किया है, अंडरराइटर ए, अंडरराइटर बी और अंडरराइटर सी। ओके, तो अंडरराइटर ए को मैंने बोला है कि आपको 10,000 शेयर्स सेल करना है, अंडरराइटर बी को मैंने बोला है कि आपको 5,000 शेयर्स को सेल करना है, और अंडरराइटर सी को बोला है कि आपको 2,000 शेयर्स का सेल करना है। सो 10, 5 और 2, ये उनका क्या हो गया, रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, राइट। तो जैसे कि मैंने जिनको जितने शेयर्स अलॉट किए हैं, तो उनको उतने शेयर्स क्या करने हैं, मार्केट में सेल करने हैं, तो वो होता है उनका ग्रॉस लायबिलिटी। ओके, अगर उन्होंने सारे के सारे शेयर सेल करके भी अगर कुछ शेयर्स बचते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। मैं आपको पूरा फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले ये 2 कॉन्सेप्ट समझिए कि ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। सो ग्रॉस लायबिलिटी मतलब रेशियो ऑफ द शेयर्स अलॉटेड। आपने जिस भी रेशियो में शेयर्स अलॉट किए हैं हर एक अंडरराइटर को, अभी कभी कभी कैसे होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होते हैं, बल्क क्वांटिटी होता है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर्स बढ़ा देती है। मतलब कि जहाँ पे 2 अंडरराइटर्स है, वहाँ पे 4 कर देगी, 5 कर देगी, डिपेंड अपॉन कंपनी और लॉट साइज जो भी रहेगा, ठीक है। तो जितने भी आपके अंडरराइटर्स हैं, उनको आप जो भी रेशियो में आप जो शेयर्स डिवाइड करके देते हो कि आपको 10,000 बेचना है, आपको 5,000, आपको 2,000, तो इसी को बोलते हैं उनका ग्रॉस लायबिलिटी।
ओके। और नेट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी ऑफ द शेयर्स आफ्टर इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। ओके, आफ्टर इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। सपोज कीजिए कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए, जिसको मैंने बोला था कि आपको 10,000 शेयर्स सेल करना है। ओके, लेकिन उसने खाली सपोज कीजिए कि 6,000 शेयर्स उसने सेल किया। उसने कितने शेयर्स मार्केट में बेचे, पब्लिक को कितना शेयर्स बेचा उसने? 6,000। ठीक है, रिमेनिंग कितना बच रहा है? 4,000 शेयर्स रिमेनिंग है। ठीक है, अभी मैं मिस्टर ए को क्या बोलूंगा? एज एन कंपनी में मिस्टर ए को बोलूंगा कि सर, मैंने तो आपको बोला था कि आपको 10,000 शेयर्स बेचना है, आपने कितना बेचा? खाली 6,000। अब ये 4,000 शेयर्स का पैसा आप मुझे दोगे, वो मुझे नहीं पता। मैंने तो आपको प्रॉमिस किया था कि 10,000 शेयर्स बेचे, मैं आपको उसका कमीशन दूंगा, राइट? ये मेरा अंडरराइटर था। तो उसने क्या किया? पब्लिक को 6,000 शेयर्स बेचा, तो पब्लिक डायरेक्टली मेरे को पैसा देगा। लेकिन जो 4,000 शेयर्स जो नहीं बेच पाया, उसका पैसा मुझे कौन देगा पता है आपको? ये मिस्टर ए देगा, मतलब अंडरराइटर खुद के जेब से देगा, राइट? तो उसने बोला कि सर, इसमें से 2,000 शेयर्स मुझे खुद के लिए चाहिए। बोले ठीक है, ले। ओके, सो 2,000 शेयर्स उसने खुद के लिए लिया है। तो अंडरराइटर खुद के लिए जो शेयर्स लेता है, उसको मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि उसको बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। तो उसने फर्म अंडरराइटिंग कितने का किया? 2,000 शेयर्स का। फिर भी कितने शेयर्स का पैसा उसको देना पड़ेगा? 2,000 शेयर्स का मिस्टर ए मुझे पैसा देगा, राइट? क्योंकि देखिए ना, उसने 6,000 शेयर्स पब्लिक को सेल किया, 2,000 खुद के लिए लिया, स्टिल 2,000 शेयर्स अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा मिस्टर ए को? ये 2,000 शेयर्स का पैसा तू ही मुझे देगा, प्लस ये जो खुद के लिए तूने शेयर्स लिया ना, उसका भी पैसा तुझे ही मुझे देना है। तो टोटल वो कितने शेयर्स का पैसा मुझे देगा? 4,000 शेयर्स का। तो इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। ये होता है आपका नेट लायबिलिटी। और ये जो मैंने उसको सेल करने के लिए बोला था, इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ये पूरा चीज मैं आपको फॉर्मेट में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको समझ में आ गया कि ग्रॉस लायबिलिटी और नेट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा। तो देखते हैं कि उसका फॉर्मेटिंग किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए, नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स अगर आपको निकालना है, सपोज कीजिए कि आपके 3 अंडरराइटर्स हैं, ए, बी एंड सी। ओके, सो आपके 3 कॉलम्स रहेंगे, ए, बी एंड सी, और इनका सबका टोटल यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, सो पर्टिकुलर्स में आपको लिखना है सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी में हम लोग क्या लिखेंगे कि किसको कितना शेयर्स हम लोग ने बेचने के लिए बोला था, राइट? सपोज करो ए को 10,000 दिया था, बी को 5,000, सी को 2,000, राइट? तो ये सबका टोटल करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, उसमें से सबसे पहले आपको माइनस करना है मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसके भी ऊपर, जिस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अंडरराइटर का स्टैम्प होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? मार्क एप्लीकेशंस। ओके, तो सारे के सारे मार्क एप्लीकेशंस को आपको माइनस करना है। उसके बाद आपको बैलेंस मिलेगा यहाँ पे, उसमें से आपको माइनस करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म जिनके ऊपर अंडरराइटर का स्टैंप नहीं था। ओके, सो ऐसे वाले आपको एप्लीकेशंस आपको माइनस करना है। ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ओके, उसमें माइनस करके आपको जो भी मिलेगा वो आपका फिर से एक बार बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद आपको माइनस करना है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो भी शेयर्स कंपनी के, जो भी कंपनी के शेयर्स अंडरराइटर खुद के लिए खरीदता है, खुद के लिए अंडरराइटर खुद के लिए ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म अंडरराइटिंग। अभी यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ओके, सो फर्म अंडरराइटिंग आपको यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है। ए ने बोला मेरे लिए 2,000 शेयर्स दे दो, बी ने बोला 1,000, सी ने बोला 500 शेयर्स। जितने भी शेयर्स अंडरराइटर ने मांगे हैं खुद के लिए, उतने अगर शेयर्स आपने दे दिए तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। ओके, तो इसको माइनस करके जो भी आपको मिलेगा वो आपका रहेगा ग्रॉस लायबिलिटी। इस ग्रॉस लायबिलिटी में फिर से आपको क्या करना है? ये फर्म अंडरराइटिंग को ऐड बैक करना है। आपने अगर ऐड कर दिया, फिर से जो चीज आपने यहाँ पे माइनस किया था उसी को फिर से आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। सो यही आपका पूरा बेसिक एक फॉर्मेटिंग रहेगा। ओके, और जब हम लोग इसके सम्स वगैरह देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, किससे आपको ऐड करना है। अच्छा, ये जो फर्म अंडरराइटिंग के बारे में मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पे कभी कभी कैसा होता है कि कंपनी फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट देती है और कभी कभी बेनिफिट नहीं देती है। अगर बेनिफिट दिया है, बेनिफिट इज गिवन, देन यहाँ पे जो भी आपने शेयर्स मांगे थे एक्चुअल आपको यहाँ पे माइनस करना है। और अगर बेनिफिट नहीं दिया है तो आपको क्या करना है? ये फर्म अंडरराइटिंग का टोटल लेना है और इस टोटल को ये जो ग्रॉस लायबिलिटी का आपका रेशियो है उसमें डिवाइड करके आपको माइनस करना है। ये सब चीज मैं आपको कैलकुलेशन में समझाऊंगा, एक सम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए डायरेक्टली कैसे है कि डायरेक्टली सम मत देखिए, आप पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, टॉपिक का क्या फॉर्मेटिंग होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपने समझ लिया ना तो फिर आपको सब अच्छे से आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट क्लियर है आपको? ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क एप्लीकेशंस
आपको फिर बैलेंस मिलेगा, बैलेंस में से आपको माइनस क्या करना है, अनुमान। आपको तीन ही चीजें याद रखना है, ग्रॉस लायबिलिटी, लेस मार्क, लेस अनमार्क और लेस फर्म अंडर राइटिंग। तीन चीजें, मार्क, अनमार्क और फर्म अंडर राइटिंग। और नेट लायबिलिटी क्या क्या करने का आपको, फर्म अंडर राइटिंग को फिर से यहाँ पे आपको ऐड बैक करना है। सो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा कि हम लोग ने सीखा है कि अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मेटिंग क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके सम्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि 2 सम्स के बाद आप लोग ये सब खुद ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।